Welcome dear students in synchronous machine. Today we are going to discuss armature reaction in synchronous machine. After completing this topic, you will be able to recall the concept of armature reaction in synchronous machine. अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अराइज किए जा सकते हैं. आपके एग्जामिनेशन में इस पे शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है या फिर वर्किंग जो आपका आर्मेचर रिएक्शन होता है वो पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने को कहा जा सकता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में. ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन इन सिंक्रोनस मशीन होता क्या है. सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करें आर्मेचर रिएक्शन इन सिंक्रोनस मशीन. ठीक है, अगर आपको याद हो तो डीसी मशीन में भी हमने ये डिस्कस किया था. ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन, और उस टाइम ही हमने ये डिस्कस किया था कि जो आपका आर्मेचर रिएक्शन होता है वो बेसिकली क्या होता है, एन इफेक्ट आर्मेचर magnetic field on main magnetic field ठीक है. तो आर्मेचर रिएक्शन एंड इफेक्ट ऑफ आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड ऑन मेन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मशीन इज कॉल्ड आर्मेचर रिएक्शन. ठीक है, यानी कि जब आप सिंपली जानते हो कि हमने सिंक्रोनस जनरेटर और सिंक्रोनस मोटर दोनों का ही अलग अलग से वर्किंग प्रिंसिपल डिस्कस किया है, और दोनों में ही हमने ये देखा कि आपका जो सिंक्रोनस जनरेटर है जिसको आप अल्टरनेटर भी कहते हैं, उस पे क्या है कि आप फील्ड वाइंडिंग पे डीसी सप्लाई देते हैं जिससे आपका मेन मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, जिसको आप रोटर पे रखते हो और रोटर को रोटेट करते हैं सिंक्रोनस स्पीड पे, और वो फ्लक्स जब आपके आर्मेचर कॉइल को लिंक करता है तो उसमें एक वोल्टेज इंड्यूस होता है. उस वोल्टेज के इंडक्शन के कारण आपका करंट का प्रोडक्शन होता है और उसके कारण भी एक मेन मैग्नेटिक फील्ड आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है. अब वो जो आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है वो आपके मेन मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट करता है, और उस इफेक्शन के कारण आपका जो मेन जो आपने अभी तक जो आइडियल वर्किंग प्रिंसिपल डिस्कस किया है जनरेटर का वो अफेक्टेड होता है. जो आपको रिजल्ट चाहिए वो एग्जैक्ट रिजल्ट वो सेम आपको नहीं मिलता. इन केस ऑफ सिंक्रोनस मोटर में भी आप क्या करते हैं, आप अपने फील्ड वाइंडिंग पे डीसी सप्लाई देते हो जो कि मेन मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है. आप अपने आर्मेचर पे एक 3 फेज एसी सप्लाई देते हैं, वो भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है. और जनरली हम जब डिस्कस कर रहे थे सिंक्रोनस मोटर के बारे में तो वहां पे हमने यही डिस्कस किया था कि जो आपका सिंक्रोनस मोटर होता है वो काम कैसे करता है कि आपने फील्ड वाइंडिंग पे करंट का सप्लाई करके आपने रोटर को मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट मैग्नेट में कन्वर्ट कर दिया. आपके स्टेटर पे 3 फेज सप्लाई देने के बाद आपका स्टेटर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है यानी कि मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है, और उन दोनों मैग्नेट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन के कारण आपका रोटर सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट होता रहता है. और कैसे वो रोटेट होता है, क्या उसका वर्किंग प्रिंसिपल, ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है. तो अब यहाँ पे क्या है कि आपका आर्मेचर वाइंडिंग भी एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा है, आपका मेन मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हो रहा है अपने फील्ड वाइंडिंग के करंट को सप्लाई करके. तो इस कंडीशन पे क्या होता है कि जो आपका आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आपके मेन मैग्नेटिक फील्ड पे कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है जिससे हम बोलते हैं सिंक्रोनस मशीन. और ये सेम चीज हमने डिस्कस किया था अपने डीसी मशीन में भी. ठीक है, तो अब यहां पे कुछ कंडीशंस आती हैं. ठीक है, अलग अलग पावर फैक्टर पे आपका जो सिंक्रोनस मशीन के मेन मैग्नेटिक फील्ड पे जो आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट होता है वो डिफरेंट होता है. वो अब हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे पहले कि आर्मेचर रिएक्शन इन सिंक्रोनस मशीन जो होता है, अगर वो यूनिटी पावर फैक्टर कहने का मतलब ये होता है कि जो आपका जो आपके आर्मेचर वाइंडिंग में जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ और जो उसमें करंट प्रोड्यूस हुआ उन दोनों के बीच का जो फेज एंगल डिफरेंस है वो 0 होगा. तो उसी कंडीशन पे आपका यूनिटी पावर फैक्टर मिलेगा, और यूनिटी पावर फैक्टर पे आपके आर्मेचर रिएक्शन का क्या इफेक्ट होता है वो हम डिस्कस करते हैं सबसे. तो सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करें आर्मेचर रिएक्शन. आर्मेचर रिएक्शन ये जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो एट यूनिटी पावर फैक्टर. यूनिटी पावर फैक्टर पे हम आर्मेचर रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, अब अगर देखो तो आपके जनरेटर और मोटर, जैसा कि हमने वर्किंग प्रिंसिपल में डिस्कस किया है, आपके जनरेटर और मोटर में डिफरेंस क्या है, बस आपके आर्मेचर कंडक्टर के करंट के डायरेक्शन का.
है। अगर आप जनरेटर को देखो तो जनरेटर के केस में क्या है, जो कंडक्टर ए है उससे करंट बाहर की तरफ निकल रहा है और जो कंडक्टर ए डैश है उससे करंट अंदर की तरफ घुस रहा है। अगर आप मोटर के केस में देखो तो कंडक्टर ए से करंट अंदर की तरफ घुस रहा है और ए डैश से बाहर की तरफ निकल रहा है, यानी कि दोनों में ही सिर्फ आर्मेचर कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन रिवर्स है और इसलिए एक जनरेटर दूसरा मोटर बन रहा है। ठीक है, अब इस केस में देखा जाए तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो रोटर है, रोटर पे जो आपके फील्ड वाइंडिंग्स है वो मोटर और जनरेटर दोनों में ही उसके डायरेक्शन सेम है। ठीक है, उसके डायरेक्शन सेम है तो इसलिए क्योंकि आप जो एक्साइटेशन प्रोवाइड करवाते हैं अपने मोटर या जनरेटर को वो दोनों ही सेम कंडीशन में होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आती। बस फर्क इतना पड़ जाता है कि जनरेटर केस में जो आपका आर्मेचर कंडक्टर है उससे करंट आप बाहर की तरफ निकालते हो यानी कि लोड को सप्लाई करते हो, बट मोटर केस में उसी आर्मेचर कंडक्टर पे आप सोर्स कनेक्ट करके करंट अंदर की तरफ फ्लो करवाते हैं। बस बाकी मोटर और जनरेटर में कोई खास डिफरेंस है नहीं। तो अब यहां पे बात करें तो जो आपके डायरेक्शन ऑफ करंट है इन द फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग, वो आपके फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग के मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा कि कैसा होगा। तो अब यहां पे देखा जाए तो जो आपका डायरेक्शन ऑफ करंट है आपके फील्ड वाइंडिंग में, मोटर और जनरेटर दोनों के केस में जो आपके डायरेक्शन ऑफ करंट इन फील्ड वाइंडिंग है उस हिसाब से क्या है, करंट क्या है, आपके लेफ्ट साइड से करंट बाहर की तरफ निकल रहा है और राइट साइड से करंट अंदर की तरफ घुस रहा है। तो उस कंडीशन में अगर देखा जाए तो जो डायरेक्शन ऑफ थंब होगा वही आपका नॉर्थ पोल होगा, यानी कि फ्लक्स उसी उधर से ही निकल रहा है। तो उस कंडीशन में अगर देखा जाए तो जो आपका फील्ड, क्योंकि आपने जो फील्ड वाइंडिंग है वो अपने रोटर पे प्रोवाइड कर रखा है और रोटर में जो करंट का डायरेक्शन है उससे जो फ्लक्स का डायरेक्शन हमें मिल रहा है वो आपके फील्ड फ्लक्स का मिल रहा है, यानी कि मेन फील्ड फ्लक्स का जो डायरेक्शन है वो आपको मिलेगा। तो अगर आप देखो तो करंट लेफ्ट साइड से बाहर निकल रहा है, राइट साइड से एंटर कर रहा है, तो इसमें जो फ्लक्स का डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ मिल रहा है। ये आपके फील्ड फ्लक्स का डायरेक्शन है। ठीक है, जो आपके डायरेक्शन ऑफ करंट है फील्ड में वो उससे आपने फील्ड फ्लक्स का डायरेक्शन शो कर दिया। सेम आपके मोटर में भी, क्योंकि यहां भी फील्ड वाइंडिंग में आपका करंट का डायरेक्शन सेम है आपके जनरेटर की तरह, तो यहां पे भी जो आपका फील्ड फ्लक्स होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, यानी कि जो एफ है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है कि आपका फील्ड फ्लक्स जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में। अब अगर आप देखें सिंक्रोनस जनरेटर में तो जो कंडक्टर ए से करंट बाहर की तरफ निकल रहा है और कंडक्टर ए डैश से करंट इंटर कर रहा है, यानी ऊपर से करंट बाहर निकल रहा है और आपका अंदर वाले से करंट अंदर की तरफ घुस रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो थंब का डायरेक्शन होगा वो आपके फ्लक्स का डायरेक्शन बता रहा होगा, यानी कि वो उसका बता रहा होगा कि किस साइड से आपका फ्लक्स निकल रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो यहां पे देखा जाए तो आपका जो फ्लक्स का डायरेक्शन होगा, देखो करंट ऊपर से बाहर की तरफ निकल रहा है और नीचे से करंट अंदर की तरफ घुस रहा है। बाहर से करंट एंटर कर रहा है, अंदर से एंटर कर रहा है, बाहर से निकल रहा है, फ्लक्स बाहर से निकल रहा है, अंदर से एंटर कर रहा है, तो आपका जो थंब का डायरेक्शन है वो फ्लक्स का डायरेक्शन शो कर रहा होगा। यानी कि यहां पे जो आर्मेचर फ्लक्स होंगे ये आपके आर्मेचर फ्लक्स को डिनोट कर रहा होगा, FAR। ठीक, सिमिलरली अगर आप मोटर केस में देखो तो मोटर केस में क्या है, करंट अंदर घुस रहा है ऊपर वाले कंडक्टर से और नीचे वाले से बाहर निकल रहा है, जो थंब का डायरेक्शन होगा वो आपके फ्लक्स का डायरेक्शन शो कर रहा होगा। दैट मीन्स इस टाइम पे, ठीक है, तो अब देखो जो अगर आपके आर्मेचर कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है मोटर और जनरेटर केस में, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो भी अपोजिट होगा। ठीक है, अब क्या है कि अब आपका जो फ्लक्स है, अगर सपोज मान लेते हैं कि जो आपका फील्ड फ्लक्स का जो डायरेक्शन दिखा रहा है ऊपर की साइड, यानी कि आपके रोटर का जो ऊपर का पोर्शन है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है और नीचे का पोर्शन जो है वो साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, तो जो फ्लक्स है वो ऊपर से निकल रहा है और नीचे से एंटर कर रहा है, तो वो जो आपका फ्लक्स का डायरेक्शन है उससे ऑब्वियसली आपका जो आर्मेचर फ्लक्स होगा वो उसे डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जो आपका रिजल्टेंट फ्लक्स आएगा, जो कि आप बोल सकते हो रिजल्टेंट एयर गैप फ्लक्स या रिजल्टेंट
मेन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द सिंक्रोनस मशीन, वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। और इन दोनों का रिजल्टेंट कहने का मतलब है कि रिजल्टेंट फ्लक्स कह सकते हैं, ठीक है। और मोटर के केस में भी देखा जाए, ठीक है। तो अब यहां पे आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि जो आपका मेन मैग्नेटिक फ्लक्स है उसे आपके रोटर के नॉर्थ पोल से निकलना चाहिए। नॉर्थ पोल से निकलने का मतलब है कि ये आपके नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा था और ये आपके साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा था। ये भी आपके नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा था और ये आपके साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा था, ठीक है। तो आपका जो फ्लक्स होना चाहिए वो नॉर्थ पोल से निकलना चाहिए और साउथ पोल से एंटर करना चाहिए और वो कंप्लीटली आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए था। बट आपके आर्मेचर कंडक्टर में करंट के पास होने से के कारण जो फ्लक्स का प्रोडक्शन हुआ, वो क्या कर रहा था कि जो आपका मेन मैग्नेटिक फील्ड एक वर्टिकल डायरेक्शन में आपका नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ट्रैवल करना चाहिए, वो थोड़ा सा टिल्ट हो जा रहा है, ठीक है। और इसे हम इस जो आपका जो यहाँ पे जो कोर मैग्नेटाइज हो रहा है, आप इसे बोल सकते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। यानी कि यहां पे अगर पूछा जाए कि सिंक्रोनस जनरेटर या मोटर दोनों के केस में ही एट यूनिटी पावर फैक्टर आपके आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट आपके मेन मैग्नेटिक फील्ड पे क्या पड़ता है, तो आप उसे बोलेंगे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, ठीक है। और इस केस में अगर हम बात करें तो दोनों ही मोटर या जनरेटर दोनों ही केस में जो आपका रोटर का रोटेशन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। यह आपका सिंक्रोनस स्पीड है, क्योंकि यहां पे आपके रोटर को, जनरेटर केस में आपके रोटर को भी मोटर ही रोटेट कर रहा है, ठीक है, जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। और जो आपका मोटर है, जब वो मोटर की तरह बिहेव करे तो ऑब्वियसली वो अपने रोटर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो दोनों ही कंडीशन में आपका यहाँ पे स्पीड सेम है। जबकि जब हम डिस्कस कर रहे थे डीसी मशीन, तो उसमें मोटर और जनरेटर का जो स्पीड था, सॉरी रोटेशन था, यानी कि जो आपका रोटर जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था, तो मोटर के डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था जनरेटर में, वो जस्ट रिवर्स हो जा रहा था। बट सिंक्रोनस मशीन में सिंक्रोनस जनरेटर और सिंक्रोनस मोटर दोनों ही केस में आपका रोटर जो होता है वो सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होता है और जनरली वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन स्टूडेंट, यहां पे हमने सिंक्रोनस मशीन के केस में, यानी सिंक्रोनस मशीन यानी जनरेटर और मोटर दोनों के केस में आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट समझा कि क्या आपके आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट होगा आपके सिंक्रोनस मशीन पे जब आपका पावर फैक्टर यूनिटी है, ठीक है। एंड आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। सो लेट्स हैव अ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी डिस्कस किया कि जो आपका सिंक्रोनस मशीन है उसमें जो आर्मेचर रिएक्शन होता है, यानी कि आपके आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड एमएमएफ का आपके मेन मैग्नेटिक एमएमएफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो हमने एट यूनिटी पावर फैक्टर डिस्कस कर लिया। अब अगर बात करें कि एट जीरो पावर फैक्टर लैगिंग, ठीक है, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग पे आपके सिंक्रोनस जनरेटर या सिंक्रोनस मोटर का सिंक्रोनस जनरेटर और सिंक्रोनस मोटर में क्या आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट होता है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहां पे जो आपका जीरो पावर फैक्टर लैगिंग, अब देखो इनिशियली हमारे पास जो फिगर हमने अभी डिस्कस किया था यूनिटी पावर फैक्टर पे, वो आपको याद है कि जो आपके फील्ड का जो फील्ड वाइंडिंग में जो करंट पास हो रहा था उस हिसाब से आपके मेन मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन क्या था, वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। और जो आपका आर्मेचर जो वाइंडिंग में करंट पास हो रहा था, उसी कारण जो आपका आर्मेचर एमएमएफ क्रिएट हो रहा था, जनरेटर केस में उसका जो डायरेक्शन था वो लेफ्ट टू राइट था। और जो आपके मोटर केस में बात करें तो उसमें जो आपका फ्लक्स का डायरेक्शन था वो राइट टू लेफ्ट था आर्मेचर वाइंडिंग के, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि जो आर्मेचर कंडक्टर है वो चूंकि स्टेटर पे होते हैं तो जनरली वो आपके स्टैटिक कंडीशन में ही है, ठीक है, आपका आर्मेचर वाइंडिंग तो मूव नहीं कर रहा है, बट आपका रोटर रोटेट कर रहा है। और अगर आपका रोटर रोटेट कर रहा है तो उसके मैग्नेटिक जो फील्ड होंगे वो भी रोटेट कर रहा है, क्योंकि आपका वाइंडिंग रोटेट कर रहा था, ठीक है। तो अब
दोनों ही केस में चूंकि आपका जो फील्ड वाइंडिंग है जो कि रोटर पे है वो रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आपका जो मेन फील्ड फ्लक्स है वो भी रोटेट करेगा आपके रोटर के साथ। अब अगर सपोज मान लेते हैं कि आपने 90 डिग्री का शिफ्ट लिया, यानी कि जो आपका रोटर रोटेट कर रहा था, तो इससे पहले जो कंडीशन हम डिस्कस कर रहे थे जहां पे आपने फील्ड फ्लक्स का जो एक रेफरेंस लिया था, वहां से अगर आपका 90 डिग्री का रोटर का शिफ्टिंग होता है, यानी रोटर रोटेट करता है 90 डिग्री के लिए, तो उस कंडीशन में जो आपका मेन फील्ड होगा ठीक है, पहले क्या था, पहले वो वर्टिकली था, अब जब वो 90 डिग्री से आपका रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो एफ एफ था वो वैल्यू क्या होगा, शिफ्ट करेगा 90 डिग्री से, क्योंकि आपका रोटर रोटेट कर रहा है। लेकिन चूंकि आपका आर्मेचर एज इट इज है, तो जो आर्मेचर के वाइंडिंग में जो करंट पास हो रहा था उसके कारण जो एमएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था उसका पोजीशन तो चेंज नहीं होगा। तो इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो जनरेटर के केस में ये आपका एफ ए आर था, ठीक, और मोटर के केस में ये एफ ए आर है, ठीक है। अब अगर आप जनरेटर के केस में देखोगे तो जो आपका मेन मैग्नेटिक फील्ड है उसको आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड अपोज कर रहा है। अब अगर मेन मैग्नेटिक फील्ड को आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड अपोज करेगा, दैट मीन्स कि आर्मेचर फ्लक्स आपके मेन मैग्नेटिक फ्लक्स को रिड्यूस करेगा, और रिड्यूस करने के बाद जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा एफ रिजल्टेंट, ठीक है। क्योंकि यहां पे जनरेटर के केस में जो आपका आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड था वो आपके मेन मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा था, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जितना आप मैग्नीट्यूड ऑफ आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से माइनस होगा, और उसके बाद जो बचेगा वही आपका रिजल्टेंट फ्लक्स होगा। और वो रिजल्टेंट फ्लक्स हमने यहां पे देखा था, येलो कलर से हमने उसको डिनोट कर दिया। अब अगर वही आपने मोटर के केस में आके बात करें तो मोटर के केस में क्या है कि जो आपका मेन मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उसमें आपके आर्मेचर का मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो रहा है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, ठीक है। आप यहां पे देख सकते हो जो आपका मेन मैग्नेटिक जो फील्ड है वो भी इस डायरेक्शन में है, जो आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इस डायरेक्शन में है, तो दोनों का एडिशन हो रहा है, और उन दोनों के एडिशन होने के कारण जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा वो ज्यादा होगा। तो उस केस में ये आपका एफ रिजल्टेंट होगा इन द केस ऑफ मोटर, ठीक है। तो अब अगर यहां पे देखा जाए कि अगर आपसे पूछा जाए कि एट जीरो पावर फैक्टर लैगिंग आपके सिंक्रोनस जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन का क्या इफेक्ट है, तो वो क्या कर रहा है, आर्मेचर रिएक्शन कहने का मतलब जो इफेक्ट ऑफ आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके मेन मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है, डायरेक्टली डीमैग्नेटाइज कर रहा है, क्योंकि उसके वैल्यू को वो रिड्यूस कर रहा है, जो आपका एयर गैप फ्लक्स होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। बट इन द केस ऑफ मोटर जो आपका आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट होगा, यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग जो एमएमएफ है उसका इफेक्ट आपके फील्ड वाइंडिंग एमएमएफ पे क्या होगा, डायरेक्टली वो उसके साथ एड अप हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइम पे आप आर्मेचर मोटर के केस में आप बोल सकते हो कि जो आर्मेचर रिएक्शन है वो डायरेक्टली मैग्नेटाइजिंग है, ठीक है, ठीक है। तो अब अगर बात करें दूसरी चीज क्या है कि आप जनरेटर और मोटर के केस में बात करें तो जनरेटर को हम बोलेंगे ओवर एक्साइटेड। ओवर एक्साइटेड इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसके फील्ड वाइंडिंग ने फ्लक्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किया है, ठीक, बट जो आपका रिजल्टेंट फ्लक्स है वो आपके आर्मेचर मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण रिड्यूस हो जा रहा है, यानी कि आपने उसको मैग्नेटाइज बहुत ज्यादा किया है, बट आपके एयर गैप में जो मेन मैग्नेटिक फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत कम है। तो उस केस में आप इसे बोलेंगे ओवर मैग्नेटाइजिंग। और जो आपका सिंक्रोनस मोटर है उसमें क्या है कि आपने आपके फील्ड वाइंडिंग ने जो एयर गैप फ्लक्स प्रोड्यूस किया है वो कम किया था, बट आपके आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड के कारण आपका जो एयर गैप फ्लक्स का वैल्यू है वो इंक्रीज कर जा रहा है, ठीक है, यानी कि जो आपका मोटर है वो अंडर एक्साइटेशन कंडीशन में है, ठीक है। तो यहां पे आर्मेचर रिएक्शन के दो पॉइंट्स हम यहां पे कंसीडर करते हैं।
ओवर एक्साइटेड जनरेटर, इसके केस में हम बोल सकते हैं अंडर एक्साइटेड मोटर, इसे बोलेंगे ठीक है। तो यहां पे आपको क्लियर हो रहा है कि एट जीरो पावर फैक्टर लैगिंग पे जो आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट होता है आपके जनरेटर और मोटर में, वो क्या होता है, क्लियर हो रहा है। फिर आपका जो जनरेटर है जीरो पावर फैक्टर लैगिंग पे क्यों ओवर एक्साइटेड जनरेटर कहलाता है, और आपका मोटर क्यों अंडर एक्साइटेड मोटर कहलाता है, वो हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर लिया। एंड आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। सो लेट्स हैव अ नॉलेज चेक।